ज़ाहिर तौर पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि चुनाव सिर्फ़ 4 महीने के बाद हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बहुत बड़ी चुनावी मशीनरी मानी जाती है और उस बीजेपी के सबसे बड़े नेता के रूप में, सबसे अच्छे वक्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो निश्चित तौर पर चूँकि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है और हम सब जानते हैं कि ये 2024 के लिए सेमीफ़ाइनल भी है। तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष, पूरे देश और दुनिया की नज़रें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होंगी। जहाँ तक मामला ग्रेटर नोएडा का है और झांसी का है, हालाँकि थोड़ा पहले आप देखिएगा, पूर्वांचल में ख़ास करके उन्होंने कई कार्यक्रम अभी किए, बनारस में और भी जगहों पर और कोविड के कुप्रबंधन के बाद उन्होंने एक तरह से क्लीन चिट दी योगी आदित्यनाथ को और उन तमाम झूठों पर पर्दा डालते हुए जो सामने दिख रहा था कि जिस तरह से गंगा के किनारे लाशें दफनाई गईं, गंगा में बहाई गईं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, आगरा में एक हॉस्पिटल में किस तरह से वो हॉस्पिटल का प्रबंधक बात कर रहा है। तो ये जो तमाम परिस्थितियां थी उन सबको झुठलाते हुए नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की बड़ी प्रशंसा की और उसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रांडिंग करते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का दर्जा दिया अपने तमाम विज्ञापनों में। तो पूर्वांचल चूंकि बहुत बड़ा हिस्सा है, करीब-करीब 1/3 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश की, 28 जिले हैं, 164 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव में 115 सीटों पर जीत हासिल हुई थी बीजेपी को और वहीं से योगी आदित्यनाथ आते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो वो बीजेपी के लिए बैटलफील्ड है, वो उनका अपना घर आप कह सकते हैं। वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है और पश्चिमी यूपी में चूँकि किसान आंदोलन चल रहा है और वहाँ पर लोग मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें हैं। 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद पहली बार एकता होते हुए दिख रही है, सांप्रदायिक सद्भाव वहाँ पर पैदा होते हुए दिख रहा है कि मुज़फ्फरनगर में स्वयं राकेश टिकैत ने बड़ी रैली करके वहाँ हर हर महादेव और नारे लगाए गए वहाँ पर। दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगाए गए। तो वो एक ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है इस चुनाव में। लेकिन इन 2 जगहों को चुनना, ग्रेटर नोएडा हम लोग जानते हैं दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम प्रवेश करते हैं वहाँ से, वो पश्चिमी यूपी का ही इलाका है लेकिन बिल्कुल बाहरी हिस्सा है। वहाँ पर जो शहरी मतदाता है, जो मिडल क्लास है वो नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है। लेकिन पिछले साल हम लोगों ने देखा खास करके जो अमेरिका की एक एजेंसी ने सर्वे किया था, जिसमें 18% से ज़्यादा मोदी की लोकप्रियता में गिरावट हुई थी उस शहरी मिडिल क्लास में। तो वहाँ पर अपने उस वर्ग को जो उनका प्रशंसक है, उस मिडिल क्लास को वो संबोधित करेंगे और वहीं से हो सकता है कि किसान आंदोलन के लिए जो किसानों की नाराज़गी है, उसको लेकर के भी कुछ बात वो कहें, इस तरह की हम लोग गुंजाइश देखते हैं। दूसरी तरफ बुंदेलखंड में झांसी में वो आकर के अपना कार्यक्रम करेंगे और बुंदेलखंड वो इलाका है जहां पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में 19 में से 19 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन वो इसके पहले बीएसपी का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत वहाँ उस तरह की सफलता की उम्मीदें नहीं होती थी पहले, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। लोग ये मान करके चल रहे हैं कि बीएसपी अब लड़ाई में उस तरह से नहीं है, इसलिए जो भी बीजेपी से नाराज़ है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। तो बुंदेलखंड भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे भी मुश्किलें खड़ी हैं। लोग सपा से दूरी के बावजूद, मैं ये बात बहुत सचेत होकर के कह रहा हूँ, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में यादवों की एक तरह की गुंडई की चर्चा रही है, खास करके झांसी और उसके आसपास और मुझे लगता है कि झांसी को चुना भी इसीलिए गया है कि वहाँ पर वो खड़े होकर के यादवों और मुसलमानों के आक्रामकता की वो बात कर सकें और जो बुंदेलखंड का गरीब है, वहाँ का जो तबका है, दलित और अन्य जो पिछड़ा तबका है, उसको ये मैसेज दे सकें कि साहब जो समाजवादी पार्टी है, उसकी सरकार आती है तो
किस तरह से गुंडाई बढ़ सकती है। तो वो जो आशंकाएँ बुंदेलखंड में हैं, उन आशंकाओं को वो और घनीभूत कर सकते हैं, लोगों के मन में उस तरह का डर वो पैदा कर सकते हैं और उनकी कोशिश ये होगी कि 19 विधानसभा सीटों में से वो अधिकतम पर जीत हासिल करें। और मुझे लगता है कि इन 2 हिस्सों का लबो-लाभ अभी यही है, लेकिन जहाँ तक बात नरेंद्र मोदी के सक्रियता की है, तो वो हम लोग जानते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग करने में और पार्टी को लगातार चुनावी मशीन में उसको बनाए रखने में हमेशा विश्वास करते हैं, निरंतर वो लगे रहते हैं और चुनाव के पहले जितनी भी आप रैलियाँ करें, जो भी कार्यक्रम करें, वो सरकारी एक तरह के आयोजन होंगे और मुझे लगता है कि उनमें ज़्यादा आप घोषणाएँ कर सकते हैं। जो आगामी जो आपकी योजनाएँ हो सकती हैं, उस पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ का कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। क्योंकि पिछले पौने 5 साल में वो कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। एक बुंदेलखंड में हम कह सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है, पूर्वांचल में एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है। तो ल बुंदेलखंड की एकमात्र उपलब्धि इस एक्सप्रेसवे के मायने में है, वो भी संभवतः अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप किस डिलीवरी की बात करेंगे? आपके पास योगी आदित्यनाथ सरकार के जो उपलब्धियाँ हैं वो क्या होंगी? मुझे लगता है कि उस मामले में शून्य है और उस बुंदेलखंड के इलाके में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ सीमांत किसान है। 1 बीघे, 2 बीघे का किसान है और कुछ बड़े किसान हैं, लेकिन मैक्सिमम जो संख्या है वो छोटे सीमांत किसानों की है और उनके बारे में मैं बहुत आश्वस्त होकर के कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस इलाके से आता हूँ कि वहाँ लोग बहुत नाराज़ हैं क्योंकि रात को सो नहीं पा रहे हैं और लोगों को ये भी इल्म हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को बाँट करके राजनीति करते हैं। लेकिन गरीबों के लिए आप देखिए वो जो इलाका है महोबा है, हमीरपुर है आपका ललितपुर है या झांसी का बहुत सारा हिस्सा है, जालौन का हिस्सा है। इस हिस्से से मज़दूर बहुत बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पर गरीबी है, वो प्रवासी मज़दूर हैं और लॉकडाउन के समय वो किस तरह से आ रहे थे इन क्षेत्रों में वापस, पैर उनके लहूलुहान थे, घर में उनके पास लौट कर के कोई साधन नहीं था कि जो जीविका का कोई साधन नहीं था, खेती उस तरह से है नहीं। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में मुश्किलें बहुत हैं लोगों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जो वादा करके आई थी, चाहे वो 7 साल का केंद्र का शासन रहा हो या 5 साल का उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का शासन रहा हो, लोगों की जो जीवन है वो बेहतर नहीं हुआ है, बल्कि इसके उलट जो उनका जीवन है वो और बदतर हुआ है। आप मिड डे मील की स्थिति देखिएगा, किस तरह से बच्चों की संख्या बढ़ी है प्राइमरी स्कूलों में। उसकी वजह है कि घर पे भोजन नहीं है, जो मज़दूर अपने परिवार सहित लौट कर के आए थे, वो गए हैं तो वो अकेला गया है मज़दूर, परिवार को छोड़ कर के गया है। बूढ़े-बुज़ुर्ग माँ-बाप उन गाँव में हैं और सच बात ये है कि उनके पास भोजन भी 2 वक़्त का नहीं होता है। तो ऐसे हालातों में जो पूरा बुंदेलखंड अपने दिलो-जान से जिसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, उसे न तो पानी की समस्या को निजात के लिए कोई साधन मिले, न गरीबी उन्मूलन के लिए कोई साधन मिले, न रोजगार मिला और इसके उलट कोरोना काल में उसे लौट करके और आना पड़ा और स्थितियां और बदतर हो गई। तो मुझे लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर तो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को संबोधित करना नहीं है। वो झांसी में खड़े होकर के यादवों के खिलाफ ज़रूर उस तरह का माहौल पैदा करेंगे। मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है या जो सांप्रदायिक कार्ड है उसको खेलने की कोशिश करेंगे कि साहब मुस्लिमों का और यादवों का आतंक रहा है। यही मुझे लगता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा का भी वो क्षेत्र है जहाँ खास करके गुर्जर और जाट बेल्ट में नौजवानों में खास करके सांप्रदायिक भावना जो व्यवस्थ की गई है एक लंबे समय में, उनके भीतर भी वो फिर से उस सांप्रदायिकता को जगा सकते हैं और जो किसान आंदोलन के कारण जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, उसको वो कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखना ये है कि अब इन दोनों कार्यक्रमों के ज़रिए वो कितने सफल होते हैं क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और आपके पास दिखाने के लिए कुछ विशेष नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं क्योंकि कई जगहों पर अमित शाह के भी एक कार्यक्रम में देखा गया योगी आदित्यनाथ के लोगों को आप पकड़-पकड़ करके ला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और वो एक तरह से बहुत गलत भाषा में
बात कर रहे हैं कि साहब हमको क्या मिला, महंगाई इतनी है, बेकारी है, काम नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं, उसमें देखना ये होगा कि मोदी और योगी आदित्यनाथ किस तरह से सफल होते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।